अमेरिका से दोस्ती करने और उस पर हद से ज़्यादा भरोसा करने का अंजाम क्या हो सकता है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2026 में कोई और नहीं बल्कि सीरिया के अंदर मौजूद जो कुर्द लोग हैं वो हैं। अब ये कुर्द कौन हैं, इनके बारे में सबसे पहली बेसिक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि ये दुनिया में शायद इकलौती ऐसी कौम होगी आज कि जो आबादी में इतनी ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद भी इनके पास इस दुनिया में कोई इनका देश नहीं है, कोई इनका मुल्क नहीं है। इनके इतिहास पर नज़र डालें तो आज से 100-150 साल पहले ये कुर्द भी दुनिया की चंद उन्हीं कौमों में या उन पावर्स में शामिल थे कि जिनसे अंग्रेज़ों ने ये वादा किया था कि अगर वो जंग में साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं तो उनको बदले में उनका देश मिलेगा। लेकिन बाकी ज़्यादातर लोगों की तरह इनके साथ भी किया गया ये वादा आज तक कभी पूरा हो ही नहीं सका। इनका देश मिलना, इनका मुल्क मिलना तो भूल जाइए, बल्कि मिडिल ईस्ट के जिस बड़े इलाके में ये लोग रहते थे उस पूरे इलाके को ही इन वेस्टर्न पावर्स ने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर के दौर में जब ये वेस्टर्न पावर्स बैठी और उन्होंने मिडिल ईस्ट का ये नया नक्शा बनाना शुरू किया, अलग अलग देश बनाने शुरू किए, तो कुर्दों ने देखा कि जिन पावर्स ने हमसे हमारा देश देने का वादा किया था, उन्होंने हमारे पूरे इलाके को ही 4 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। इस तरह से ये कुर्द के जिनकी नस्ल, जिनकी ज़बान, जिनका कल्चर सब कुछ सेम था, अब इराक, ईरान, सीरिया और टर्की में डिवाइड हो चुके थे। वैसे यहाँ पर अगर एक और एडिशनल और इंटरेस्टिंग चीज़ इन लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि इतिहास में आप लोग जिस एक मशहूर मुस्लिम योद्धा का नाम बार बार सुनते रहते हैं, मतलब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो भी दरअसल इन्हीं की कौम से थे, मतलब वो एक कुर्द इराकी फाइटर थे। बाकी फिर अपने मुद्दे पर वापस आएँ तो फिर हुआ ये था कि जब ये 4 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गए तो अब इन लोगों की जो सोच थी, इन लोगों के जो मकासद थे, जो टारगेट थे, वो भी सब अलग अलग हो गए थे। कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी किस्मत के साथ समझौता किया और जो उनको नया देश मिला था, वो चाहे टर्की हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, उसके साथ ही रहने को कबूल कर लिया और उनके साथ मिक्स होना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी या पार्टीज़ बनी कि जिन्होंने उस देश को कबूल किया, उस देश के साथ ही रहना पसंद किया, मगर अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की कि कुर्दों का जो कल्चर है या इनकी ज़बान है या इनकी जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, उनकी हिफाजत की गारंटी दी जाए। मगर हाँ, कुछ लोग अभी भी ऐसे थे कि जो इस बात पर अड़े हुए थे कि उनको अपना एक अलग देश कुर्दिस्तान चाहिए और इस काम के लिए उन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए। अब इन 4 देशों में से जो टर्की और ईरान जैसे देश थे, जो ताकतवर थे और स्टेबल रहे लंबे वक्त तक, इनमें तो इन हथियार उठाने वाले लोगों को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। मगर ये जो इराक और सीरिया जैसे इलाके थे, जहाँ पर वक्त वक्त पर वॉर्स हुई या फिर सिविल वॉर हुई या अलग अलग तरीके की उठापटक चलती रही, यहाँ पर इन लोगों को कामयाबी ज़रूर मिल गई। इसीलिए अगर आप लोग दुनिया का नक्शा देखेंगे तो उसमें इराक और सीरिया भले ही पूरे पूरे नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे और उनका पॉलिटिकल मैप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इराक के अंदर एक बड़े इलाके पर कुर्दों का कंट्रोल है कि जहाँ पर जो इराक की हुकूमत है उसका कोई बस नहीं चलता है, वो आज़ादी के साथ अपनी हुकूमत चलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो हमको सीरिया के केस में भी नज़र आता है, जहाँ पर लगभग 25-30% इलाके पर इन्हीं लोगों का कंट्रोल हुआ करता था। और ख़ास बात यह है कि इन दोनों ही देशों में जिन इलाकों पर इनका कंट्रोल है वो इलाके हैं कि जो तेल से माला माल हैं। ख़ास तौर से ये जो सीरिया वाला इलाका है, ये तो पूरे के पूरे सीरिया देश की जान है, क्योंकि सीरिया में सबसे ज़्यादा अनाज भी इसी इलाके में पैदा होता है और सबसे ज़्यादा सीरिया के जो कुएं वगैरह हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन साथियों ज़रा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि ये जो पूरी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, ये अगर आज से 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले तक अगर सुना रहे होते तो बिल्कुल करेक्ट होती। लेकिन आज सुना रहे हैं तो इसीलिए अब इसमें थोड़ा बदलाव आ चुका है। ख़ास तौर से ये जो मैंने आपको सीरिया वाली बात बताई है, तो इसमें हमको अपने अल्फाजों में थोड़ा चेंज करना होगा और ये कहना होगा कि सीरिया के इस ख़ास इलाके पर कुर्दों का कंट्रोल हुआ करता था, है नहीं, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ की पूरी सूरत हाल बदल चुकी है और इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया है टर्की और अमेरिका ने। सीरिया की कहानी भी अपने आप में बड़ी ही अजीबोगरीब है। पहले जब यहाँ पर बशर अल असद और उनके फादर की हुकूमत हुआ करती थी तो उस हुकूमत में ये जो कुर्द लोग थे, ये खामोशी के साथ रहते तो थे, लेकिन शायद उस हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि इनके साथ उस हुकूमत में कुर्द होने की वजह से भेदभाव होता है। इसीलिए जब बशर अल असद की हुकूमत कमज़ोर पड़नी शुरू हुई और वहाँ पर सिविल वॉर का आगाज़ हुआ, तो बड़ी ही तेज़ी के साथ ये जो कुर्द लोग थे, जिस इलाके में ये रहते थे, उस पूरे इलाके पर इन लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सीरिया का ये पूरा बड़ा इलाका कुर्दों के कंट्रोल में आ गया और बशर अल असद को यहाँ से पीछे हटना पड़ा। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस इलाके के बारे में ख़ास बात ये थी कि एग्रीकल्चर और तेल वगैरह को लेकर ये सीरिया की लाइफ लाइन था। इसीलिए जैसे ही ये कुर्दों के कंट्रोल में गया,
वैसे ही बशर अल असद की हुकूमत की जो इकोनॉमिक हालत थी वो और भी तेज़ी के साथ ख़राब होने लगी। दूसरी तरफ ये कुर्द लोग कि जिनके हाथों में अब तेल आ चुका था, इन्होंने अमेरिका को इनवाइट किया। अमेरिका ने फ़ौरन ये सारा तेल लेना शुरू कर दिया और इसके बदले में इन कुर्द लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ख़ासतौर से जब मिडिल ईस्ट के अंदर IS का राइज़ हुआ और उन्होंने बड़े इलाके पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया, तो अमेरिका ने जो IS से जंग की थी वो दरअसल इन्हीं कुर्द लोगों की मदद से की थी। 2014 और 15 के दौर में इसी अमेरिका की सपोर्ट से, इसी अमेरिका की बैकिंग से इन कुर्द लोगों ने अपनी एक बाकायदा फोर्स तैयार की थी जिसको नाम दिया गया था SDF, जिसका मतलब है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। कुर्दों की यही फोर्स थी कि जिसने फिर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन मतलब IS को ख़त्म करने में सबसे अहम किरदार अदा किया था। सिर्फ किरदार ही अदा नहीं किया था बल्कि अपने हज़ारों लोगों की जान देकर उनको हराया भी था। अब कुर्दों की ये फ़ौज कि जिसको SDF कहा जाता है, कि जिसने लगातार अमेरिका के साथ कोऑपरेट किया, उसकी हर मामले में मदद की, जो लंबे वक्त तक प्रो अमेरिका तो रही ही, साथ ही साथ जिसके बारे में लोगों की तरफ से ये भी दावा किया जाता है कि ये काफ़ी हद तक प्रो इज़राइल भी है। तो इस फोर्स के बारे में एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको वेल ट्रेंड प्रोफेशनल फीमेल सोल्जर्स भी नज़र आएंगी। मिडल ईस्ट के अंदर आप लोगों को फ़ौजों के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं पर नज़र नहीं आएगा सिवाय एक और जगह के, और वो जगह है इज़राइल। जी हाँ, बल्कि वर्थ नोटिसिंग चीज़ तो ये है कि बिल्कुल इजरायली मॉडल को ही फॉलो करते हुए ये जो SDF है, इनके सपोर्टर्स भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज़ को फ्लैक्स करते हैं। अब ये शो ऑफ किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब कुछ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेन कहानी में वापस आगे बढ़ें तो अब होता ये है कि अमेरिका ने इन कुर्द लोगों के साथ भी वही किया कि जो वो अक्सर बाकी लोगों के साथ भी करता आया है। मतलब मौका पड़ने पर इस्तेमाल करो और जब इस्तेमाल हो जाए, कोई ज़रूरत ना बचे तो फेंक दो। बात ये है कि कुर्द लोग या फिर उनकी ये फोर्स SDF जिस अमेरिका के बारे में लगातार ये सोच रहे थे कि वो इनकी वक्त पड़ने पर इस आज़ादी की मुहिम में मदद करेगा, उस अमेरिका ने सबसे पहले तो 2024 के आखिर में और 25 की शुरुआत में उस अहमद अल-शरा वाली फोर्स को सपोर्ट करना शुरू किया कि जो टर्की की मदद से बड़ी तेज़ी के साथ सीरिया के अंदर कंट्रोल बना रही थी। कंट्रोल नहीं बल्कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसने बहुत कम दिनों के अंदर जो बशर अल असद की लंबे वक्त से चलने वाली हुकूमत थी उसको उखाड़ फेंका था। टर्की बैक्ड अहमद अल-शरा की जो फोर्स थी मतलब कि HTS, उसने पहले तो इस हुकूमत को उखाड़ फेंका, अपने आप को कायम किया, और अब धीरे धीरे जब वो बाकी तमाम मामला से निपट लिए तो अब कई महीने गुजर जाने के बाद उन्होंने डायरेक्ट उस SDF की तरफ देखना शुरू किया कि जो ऊपर के एक बड़े इलाके पर कंट्रोल करके बैठा था, और 2026 की शुरुआत में ही एक ऑफेंस लॉन्च किया और बड़ी ही तेज़ी के साथ कुर्दों का जो पूरा इलाका था उस पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। जाहिर है इसमें टर्की का सबसे बड़ा किरदार है, मगर हैरानी की बात तो ये है कि ये सब कुछ अमेरिका की रजामंदी से हो रहा है। जी हाँ, वही अमेरिका के जो इतिहास में इस SDF का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा साथी रहा है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त तक की कंडीशन ऐसी है कि जो SDF का पूरा इलाका था जिस पर उनका कंट्रोल था, उस पूरे इलाके में से ज़्यादातर शहरों में से ये ऑलरेडी अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर चुके हैं, मतलब पीछे हट चुके हैं, और जो थोड़ा बहुत इलाका बचा भी है वो सिर्फ इसलिए बचा है क्योंकि सीज़ फायर कर दिया गया है अगले कुछ दिनों के लिए, और ये सीज़ फायर भी इसीलिए हुआ है ताकि SDF को डील के बारे में सोचने समझने का मौका दिया जाए। वैसे जब डील का जिक्र आ गया है तो यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो कुर्द लोग हैं या उनकी ये जो SDF फोर्स है और अहमद अल-शरा की ये जो नई सीरियन हुकूमत है, इन दोनों के बीच ऑलरेडी लंबे वक्त से डील को लेकर बातचीत चल रही थी। बात लगभग बन भी चुकी थी और ये कुर्द लोग शांति के साथ बाकी सीरियन लोगों की तरह सीरिया में मिक्स होने के लिए तैयार भी थे, मगर मामला सिर्फ एक चीज़ पर अटक रहा था। वो चीज़ ये थी कि ये कुर्द लोग ये चाहते हैं कि हम सीरिया के साथ मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन हमको ये आज़ादी दी जाए कि जब हम सीरिया की फोर्स में शामिल होंगे तो हमारी एक सेपरेट बटालियन होगी। मतलब जैसे दुनिया के कई और भी देशों में इलाकों के हिसाब से अलग अलग बटालियन होती हैं, वैसे ही सीरिया की आर्मी में भी एक कुर्द बटालियन बनाई जाएगी और उसमें हम लोग होंगे। जबकि दूसरी तरफ ये जो अहमद अल-शरा की हुकूमत है, या आप ये कह सकते हैं कि टर्की है, उसकी ये डिमांड थी कि आपको ये करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये SDF है, जो कुछ भी आपने बना रखा है, आपको इन सब को तोड़ना होगा, ख़त्म करना होगा, और फिर बिल्कुल इंडिविजुअली मतलब अलग अलग जैसे सीरिया के आम नागरिक हैं उनमें मिक्स होना होगा, और उन्हीं के प्रोसेस से आपको आर्मी, पुलिस, इन सब चीज़ों में दाखिल होना होगा। साथियों, तुर्की या फिर अहमद अल-शरा की जो नई सीरियन हुकूमत है उसकी कुर्दों से ये डिमांड इसलिए है ताकि फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि कभी थोड़े बहुत हालात इधर उधर हों और ये लोग कि जो अभी भी इकट्ठा हैं एक बटालियन की सूरत में, वो हमारे खिलाफ बगावत कर दें। मतलब वो किसी भी सूरत में फ़ौजी लिहाज से इन कुर्दों को यूनाइट नहीं रखना चाहते हैं।
अभी तक की पूरी कहानी सुनने के बाद अब आप लोगों के दिमाग में एक और भी सवाल आ चुका होगा, और वो सवाल ये होगा कि इस कहानी में बार बार तुर्की क्यों आ रहा है? ये तो सीरिया का अंदरूनी मामला है। तो बात ये है कि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जो कुर्द लोग हैं वो 4 अलग अलग देशों में डिवाइड हो चुके हैं: ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की। तो कुर्द लोगों की अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाकर चलाने की जो मुहिम है उसका एक लंबा इतिहास तुर्की के अंदर भी रहा है। हालांकि तुर्की क्योंकि काफ़ी ताकतवर देश है तो वो इसको कुचलने में कामयाब रहा है, लेकिन तुर्की का लंबे वक्त से ये इल्ज़ाम रहा है कि तुर्की के अंदर इन कुर्द लोगों की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, हमले होते हैं, जो कुछ भी होता है, उन सब की प्लानिंग या उन सब की जो तैयारियाँ होती हैं वो तुर्की में नहीं होती हैं, बल्कि सीरिया के इसी इलाके में होती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो तुर्की के मुताबिक ये एसडीएफ ही है कि जो तुर्की के अंदर मौजूद जो कुर्द लोग हैं जो हथियार उठाए हुए हैं उनकी मदद करता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में सीरिया के अंदर जो इतनी तेज़ी के साथ हालात बदले हैं, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जीत तुर्की की ही देखी जा रही है, क्योंकि तुर्की के लिए न सिर्फ कुर्दों का खतरा खत्म हो रहा है बल्कि पूरा सीरिया एक ऐसी हुकूमत के कंट्रोल में भी आ रहा है कि जिसको टर्की सपोर्ट करता है, या ये कह सकते हैं कि जो टर्की के इशारों पर चलती है। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो कीमती राय है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।